हेलो, तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब देखो यार, पहले आशीष सर फिजिक्स वाला जो चैनल था वो हैक कर लिया है किसी ने, तो सर ने अभी नया चैनल बनाया है। अब तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं कर रखा है तो। बाकी अपने जो भी दोस्त सर के साथ को कनेक्टेड थे, उनको ये चैनल शेयर करो। अब जो भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पे आएगी, ठीक है? अब आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज जो सर ने लॉन्च की हुई है। उसका बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो लास्ट संडे पेपर हुआ है उसका है। अब यहाँ पर जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि बस वीडियो सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का मतलब है कि चैप्टर में, मतलब इस टेस्ट में जो भी चैप्टर आए हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गया, जेनेटिक्स होगी, उनका क्विक रिवीजन है। इसमें हर क्वेश्चन का जो हर ऑप्शन है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये ऑप्शन क्यों सही है, क्यों गलत है। सेकंड ग्रेड या आरपीएससी का इतना लेवल नहीं होना चाहिए कि वो पेपर देख देखकर हमें डर लगे, बल्कि इतने ऐसे-ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस जो सर ने बनाए हैं कि ताकि पेपर में जो हम लेवल देखें, वो लगे नहीं कि भई ये थोड़ा ज़्यादा लेवल है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन का चयन करना है। ये देखो सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसा पेपर में आ रहे हैं, वो वही पैटर्न हमने फॉलो किया है। देखो, गलत कथन का चयन कीजिए। दीर्घीकरण क्षेत्र से कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं मूल रोम बनाती है। ये बात सही है कि एपिडर्मल कोशिकाएं मूल रोम बनाती है, लेकिन वो दीर्घीकरण नहीं होता। वो कौन सा क्षेत्र होता है? परिपक्वन। ठीक है, ये कौन सा है? दीर्घीकरण। इलोंगेशन नहीं होता है, मैचुरेशन होता है। ये तो कौन-सा करना है? गलत कथन चयन करना है, तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, एक बीजपत्री में जकड़ा मूल पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। एक बीजपत्री में जो मूल पाई जाती है, वो जकड़ा होती है, ठीक है, फैली-फैली रहती है। बरगद के पेड़ में अपस्थानिक मूल देखी जाती है, ये भी सही बात है। बरगद का जो पेड़ है, उसपे सहारे के लिए अलग से जड़ें लटकी रहती है, उनको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल। अगला है, मूल रोम मिट्टी से केवल खनिज अवशोषित करते हैं। देखो, मूल रोम मिट्टी से खनिज तो अवशोषित करते हैं, लेकिन इसके साथ जल का भी अवशोषण करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन-कौन सा गलत हो गया? ए और डी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए और डी गलत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए। अब यहाँ प्लांट के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, उनने रूपांतरण क्यों किया है उसका रीज़न दिया हुआ है। जमीकंद, भंडारण के लिए जमीकंद है, ये सही बात है, भंडारण के लिए जमीकंद है। दूसरा, सहारा कद्दू के लिए, टेंडिल्स होती है कद्दू में, वो सहारे के लिए होती है। अब ये मत बोलना ना कद्दू में वजन होता है, जमीन पे सपोर्ट के लिए तो होती है, शुरू में कद्दू नहीं आता है। बाद में संरक्षण ओपेंशिया। अब देखो यार, ओपेंशिया में होते हैं कांटे। ओपेंशिया क्या है? मरुस्थलीय प्लांट है, मरुस्थलीय पौधा है, ठीक है। अब ओपेंशिया की पत्तियां पहले चौड़ी-चौड़ी होती थी, तो उनमें रूपांतरित होकर कांटों का रूप ले लिया। कांटों का रूप क्यों लिया? क्योंकि वो जल हानि को बचा सके, सुरक्षा के लिए नहीं है कांटे। तो यहाँ संरक्षण गलत हो जाएगा। ये क्यों? ये क्या आएगा यहाँ पे? जल हानि को रोकने के लिए, ठीक है, या फिर वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बेमेल पूछ रहा है, तो यही सही ऑप्शन हो गया। कायिक प्रवर्धन, ओक्सलिक प्रजाति आपने सुनी होगी, खट्टी-बूटी वगैरह जो आती है ना, इनमें क्या होता है? इनमें ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, इसलिए स्वाद में खट्टी लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, लहसुन व प्याज के निम्न पादप भागों में से कौन-सा खाने वाला भाग है? अब आपने प्याज देखा होगा, ये प्याज है। अब मैं बताता हूँ उसमें क्या-क्या दिया हुआ है। पहली बात तो देखो, प्याज जो हम प्याज को छीलते हैं, तो सबसे बाहर का जो पार्ट है, ये दिया हुआ है, ठीक है? हम हम जो पार्ट छील के फेंक देते हैं ना, फेंक देते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्यूनिक बोलते हैं उसको, ठीक है? जिस पार्ट को हम छील के फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्यूनिक। उसके बाद जो है, देखो अपस्थानिक मूल, ये यहाँ पर जो मूछें हम बोलते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में प्याज की मूछ है, वो कौन सी है? अपस्थानिक मूल है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अपस्थानिक मूल है, जो मूछें हम बोलते हैं। और देखो, गूदेदार पत्तियां, फ्लेसी लीव्स क्या होती है? ये एक बल्ब बल्ब टाइप का ये है, ठीक है। क्या ये बल्ब है? ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? तना रूपांतरित हो गया, और ये जो पत्तियाँ है ना, ये पत्तियाँ फोल्डेड हो गई। ये देखो, ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? पत्तियाँ, फ्लेशी लीव्स, ठीक है, जिनमें भोजन का संचय हो गया, इसलिए मांसल और गूदेदार हो गई। और हम प्याज में क्या खाते हैं? इनको ही तो खाते हैं, फ्लेशी लीव्स को ही तो खाते हैं ना। हम प्याज में क्या खाते हैं? फ्लेशी लीव्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? लहसुन और प्याज में कौन से पादप भाग खाने योग्य है? फ्लेशी लीव्स। ठीक है, आगे चलता हूँ। देखो, बिल्कुल आराम से समझना है, आराम से मैं हर एक ऑप्शन समझाऊँगा, बिल्कुल लोड ही नहीं लेना है, ठीक है? आगे चलिए।
दिए गए कथनों को पढ़िए। जायांग सबसे उच्चतम स्थिति प्राप्त करता है, जबकि दूसरे पुष्पीय भाग इसके नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ, मतलब ये डायग्राम दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि जायांग सबसे ऊपर, जायांग जैसे ये हो गया ओवेरी, ठीक है? ओवेरी, ये जायांग है और ये एंथर, ये दोनों ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है? बात दूसरी है अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होती है, ये है अंडाशय, ये सबसे ऊपर है ना, सुपीरियर ओवेरी बोल रहा है, सुपीरियर, क्या बोल रहा है? सुपीरियर, सुपीरियर ओवेरी। और उदाहरण ब्रेसिका, हिबिस्कस और बैगन, मतलब ब्रेसिका सोलेनेसी में कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है, तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हाइपोगेमस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोगेमस। हाइपोगेमस कंडीशन। देखो, ये जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है ना, मॉर्फोलॉजी, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, तुम्हें बस एग्जाम्पल याद करना है। किसका क्या एग्जाम्पल है, किसमें कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है तुमसे मॉर्फोलॉजी में। आगे चलो, देखो, ये बहुत शानदार, मतलब ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। पुष्प दल विन्यास में फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। पुष्प दल विन्यास दिया हुआ है। पुष्प दल विन्यास में बाह्य दल या दल बिना अतिव्यापन के एक दूसरे को मात्र स्पर्श करते हैं। ये कहते हैं कि पुष्प दल या दल बिना अतिव्यापन के, मतलब ये देखो, जैसे ये हो गया एक पत्ती, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, ठीक है, चौथी होगी और पांचवी होगी, तो ये क्या हो गया? कोर कोर पे स्पर्श। तो नाम से समझ में आ रहा है, कोर कोर पे स्पर्श मतलब कोर स्पर्शी, ठीक है। कोर स्पर्शी अब पाया किसे जाता है? देखो, मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए दोनों फोटो लिए हैं, यहाँ देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये तुमने देखा होगा, ये है केलोट्रोपिस, जिसको बोलते हैं हम आंकड़ा। सब हमारे यहाँ नॉर्मली मिल जाता है आंकड़ा। आंकड़े का आपने जो फ्लावर देखा है ना, उसमें देखो, ये जो दल है ना, ये देखो, ये जो दल है, ये इसका बस किनारा स्पर्श कर रहा है, किनारा स्पर्श कर रहा है। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है? व्यावर्तित वाला तो कट ही गया, व्यावर्तित वाला तो कट ही गया। आंसर क्या है? केलोट्रोपिस, सॉरी, कोर स्पर्शी को, हाँ, कोर स्पर्शी में या तो केलोट्रोपिस आएगा या हिबिस्कस आएगा, ठीक है। हिबिस्कस क्या होता है? गुड़हल को बोलते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस किसको बोलते हैं? गुड़हल को। अब देखो, ये गुड़हल का फूल मैंने लिया है। यहाँ पे क्या हुआ है? एक पत्ती, ठीक है, ये वाली जो पत्ती है, इसका ये पार्ट तो ऊपर है और ये नीचे जाके दब गया। दूसरे में ये वाला पार्ट ऊपर है, ये नीचे जाके दब गया। तीसरे में भी ऐसा ही हो रहा है, इसका ये पार्ट ऊपर आ रहा है और ये नीचे अ, चला गया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्विस्टेड। तो हिबिस्कस में तो कौन सा पाया जाता है? ये ट्विस्टेड है। और कोर स्पर्शी किस में पाया जाता है? केलोट्रोपिस में। तो आंसर कौन सा हो गया? कोर स्पर्शी, ठीक है। इतने शानदार तरीके से समझना है कि अगला क्वेश्चन आरपीएससी कुछ भी पूछ ले, इससे बाहर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? कौन सा संयोजन गलत है? अब देखो, वही मैं बात कर रहा हूँ। देखो, एग्जाम्पल दे दिया, अभी यहाँ पर सिमेट्री दी हुई है, एग्जाम्पल दे दिया। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? जो अरीय सममिति होती है। अरीय मतलब किसी भी अक्ष पे से काट लो सब बराबर है, किसी भी अक्ष पे से काट लो सब बराबर है, ठीक है। तो धतूरा जो होता है उसमें अरीय सममिति होती है, ये बात सही है। दूसरा, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक केशिया में होती है। केशिया क्या होता है? अमलतास, अमलतास में मतलब क्या? दो भागों में बराबर कट जाता है, ठीक है, एक बार से। जो जाइगोमॉर्फिक उसमें हो गया। अब देखो, मोनोएडेल्फस, मोनोएडेल्फस क्या होता है? मोनोएडेल्फस पहले तो ये समझो है क्या है? ये टाइप है, किसका टाइप है? एंथर का टाइप है, ये पुंकेसर का प्रकार है, ठीक है। अब होता क्या है? सिट्रस और मोनोएडेल्फस, देखो, आपने एक चीज देखी होगी, गुड़हल जो देखा है आपने, गुड़हल जो देखा है, गुड़हल में जो पुंकेसर होते हैं, उनके सारे तंतु, उनके सारे जो फिलामेंट है, वो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, एक नली बना लेते हैं। और ऊपर से पराग परागकोश अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ऐसा होता है जैसे ये सारे तंतु है, ठीक है, ये परागकोश है, ठीक है। ये अब ये सबकी नली तो है ना एक होगी, इन सबकी नली एक होगी, ये कंडीशन है क्या? मोनोएडल्फस, ठीक है, ये कंडीशन क्या है? मोनोएडल्फस। और ये किसमें पाई जाती है? गुड़हल में पाई जाती है। और सिट्रस, सिट्रस में तो पॉलीएडल्फस पाई जाती है। पॉलीएडल्फस मतलब जैसे ये एक है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे ये एक है ना, कि एक का स्तंभ मिल गया और बाकी ऊपर पर आकोश है, ऐसे बहुत सारे, जैसे एक ही हो गया, ठीक है, एक ही हो गया। नींबू का फूल जब आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा, मोनोडेल्फस सिट्रस। तो यही गलत हो गया, यही गलत हो गया, सी ऑप्शन। एपिपेटल्स, ठीक है। बैंगन, अब देखो, बैंगन सोलेनेसी का सदस्य है। सोलेनेसी की विशेषता है। एपिपेटल्स क्या होता है? दल लघु पुंकेसर, दल दल से जुड़े हुए पुंकेसर। तो बैंगन सोलेनेसी का है और उसकी विशेषता है, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें, फल निषेचन के बाद विकसित परिपक्व अंडाशय और निषेचन के बिना
बने फल को अनिषेक फल कहते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, सीधी लाइन दे रखी है, वहीं से उठाई हुई लाइन है। क्या? फल निषेचन के बाद विकसित परिपक्व अंडाशय है, सही बात है, ये लाइन वहीं से ली हुई है। ठीक है? निषेचन के बिना बने फल को अनिषेक फलन कहते हैं, ये लाइन भी सही है। अब देखो व्याख्या। व्याख्या का कैसे पता करना है? देखो, जब भी ज़्यादातर कंडीशन में से 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो बीच में क्योंकि लगाया करो, क्योंकि, क्योंकि यहाँ मैं क्योंकि लगा देता हूँ, ठीक है? अब देखो, ज़्यादातर 70 से 80% केस में ये समझ में आ जाता है क्योंकि लगाने से कि दोनों एक-दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। फल निषेचन के बाद विकसित परिपक्व अंडाशय है क्योंकि निषेचन के बिना बने फल को अनिषेक फल कहते हैं। दोनों ही अलग है। पहला सेंटेंस अंडाशय के लिए, दूसरा अनिषेक फल के लिए। तो क्या हुआ? कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। क्या? यदि कथन और तर्क दोनों सत्य है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चल तो रही है। ठीक है। देखो, नारियल में कौन-सी वित्तीय तंतुमय है? अब देखो, नारियल और आम एक टाइप से कौन से फल है? ड्रुप, ड्रुप, DRUP, ड्रप, ठीक है? ये इस टाइप के फल है, यही फल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। अब देखो, इसमें पूछ रहा है कौन-सी वित्तीय तंतु में फाइब्रस वित्ती कौन-सी है? अब देखो, पहले तो मैंने यहाँ डायग्राम उठाया, नारियल का ही उठा लिया। इसमें 3 लेयर पाई जाती है। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, बाह्य फल वित्ती एपिकार्क होती है, अंतःफल वित्ती एंडोकार्क होती है और ये मध्य फल वित्ती मेसोकार्क होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, नारियल आपने देखा है, नारियल जो आपने देखा है तो सबसे बाहर जो ये हरा वाला पार्ट है ना, हरा वाला, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, तो ये सबसे बाहरी लेयर होती है। बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? एपिकार्प बोलते हैं। तो पहला वाला कौन-सा है? ए वाला कौन-सा है? एपिकार्प हो गया, ठीक है? दूसरी, इसके अंदर, अंदर की फलवृत्ति, ठीक है? अंदर, अंदर ये जैसे भ्रूणपोष खत्म हुआ, इसके अंदर जो बहुत हार्ड पार्ट होता है ना, वो कौन-सी होती है? अंतःफलवृत्ति। तो ये तीसरी वाली कौन-सी है? अंतःफलवृत्ति, ठीक है? अब जो बचे मेसोफिल, मध्यफिलवृत्ति, वो कौन-सा पार्ट होता है? ये जो मोटा-सा पार्ट है, जिसमें मलाई-मलाई सी होती है ना, वो, ठीक है? ये जो पार्ट है ना, क्या बीच वाली जो लेयर है ना, वो उसको बोलते हैं मेसोफिल, और यही क्या होती है? फाइब्रस होती है। जो सूखने के बाद जो रेशे होते हैं ना, वो इसी लेयर से निकाले जाते हैं और ये इसी वजह से ये तैरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य फल वित्ती हो जाएगा, मेसोकार्प हो जाएगा। नारियल में कौन-सी वित्तीय तंतु में है? मेसोकार्प। ठीक है, आगे चलता हूँ। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसानी से समझना है, तसल्ली से सुनना है, क्या चल रहा है। एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्र होता है, ठीक है? जिसे निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। टेगमेन, भ्रूणपोष, स्कूटेलम और एल्यूरन। पहली बात तो, एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है, बात सही है। दूसरा, टेगमेन, टेगमेन क्या है? टेगमेन तो क्या होता है? द्विबीजपत्री के आवरण होता है, द्विबीजपत्री का आवरण होता है। आवरण की जो अंदर वाली लेयर है ना, उसको क्या बोलते हैं? टेगमेन बोलते हैं। टेगमेन अभी आगे बताऊंगा। दूसरा, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष तो सब जानते ही है, ठीक है? स्कूटेलम, अब देखो, एक बीजपत्री में जो एक बीजपत्र होता है उसको ही स्कूटेलम कहा जाता है। ये भी लिखा हुआ है, सीधी लाइन है और ये याद भी होना चाहिए। स्कूटेलम क्या होता है? ये पूछ लिया है यूपीएससी ने 2 बार, ठीक है? एल्यूरोन क्या होता है? एल्यूरोन क्या होता है? जो भ्रूणपोष होता है ना, भ्रूणपोष की सबसे बाहरी परत, भ्रूणपोष की सबसे बाहरी परत क्या होती है? एल्यूरोन होती है, ठीक है? याद रखना। हर एक ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, अभी इस बार इन वाले ऑप्शन राइट है तो अगली बार ये ऑप्शन राइट होंगे। इसीलिए मैं व्याख्या कर रहा हूँ सबकी कि क्यों सही है और क्यों सही नहीं है, और आपको भी ध्यान रखना है जब भी आप पढ़ाई करो तो बाकी 4 ऑप्शन के बारे में भी सोचना है कि ये गलत है तो क्यों है, और इसका आंसर ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है? अभी देखो, किस पुष्प कुल में पुंकेसर में परागकोशों की व्यवस्था 2+4 होती है? अब देखो, 6 पुंकेसर, 6 पुंकेसर किसमें होता है? लिलिएसी में 6 पुंकेसर होते हैं, बात सही है। सोलेनेसी में 5 पुंकेसर होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? ब्रेसिकेसी में भी 6 पुंकेसर होता है, ठीक है? तो ऑप्शन या तो लिलिएसी रहेगा या ब्रेसिकेसी रहेगा। अब देखो, आपने जो सरसों का पौधा देखा होगा, उसमें 2+4 की व्यवस्था उसमें पाई जाती है। इसमें लिलिएसी में तो 6 के 6 एक लंबाई के होता है। सरसों में क्या होता है? 2 तो बाहर की साइड छोटे होते हैं और 4 अंदर की साइड बड़े होते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक-एसिक। देखा करो, अपने आस-पास मिलने वाली सभी चीज़ों को नोटिस किया करो, वहीं से बायोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है अपने डेली लाइफ से, ठीक है? आगे चलते हैं। द्विबीजपत्री बीज का सबसे बाहरी आवरण बीज आवरण होता है, बात सही है। द्विबीजपत्री बीज का सबसे बाहरी आवरण बीज आवरण होता है। बीज आवरण 2 परतों से मिलकर बना होता है, बाह्य बीजचोल और अंतनाभिका। देखो, अंतनाभिका नाम की कुछ चीज़ नहीं होती, ये होता है अंतःबीजचोल, ठीक है? देखो,
बीज आवरण जो होता है ना, ये बीज आवरण बीज पत्र का आवरण होता है, बीज आवरण होता है, ठीक है? ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। एक तो होती है बाहर की साइड, एक तो होती है बाहर की साइड, ठीक है? तो ये जो बाहर की साइड है ना, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टा, टेस्टा, बाह्य बीज आवरण। और जो अंदर वाली है ना, ये अंदर वाली है, इसको क्या बोलते हैं? टेगमेन, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतःबीजोल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अंतःनाभिका। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अभिकथन एक सही है और दूसरा गलत है। हाँ, सी ऑप्शन, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? 2 शारीरिक रूप से अलग-अलग समूह एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री से संबंधित है। अब देखो यार, सीधा-सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा समूह कौन-सा है प्लांट समूह? वो क्या है? एंजियोस्पर्म है। अब उसको सुविधा के लिए 2 भागों में बाँटा गया है, एक मोनोकोट, एक डाइकोट। वही पूछा है कि मोनोकोट और डाइकोट किसके सदस्य है? तो एंजियोस्पर्म में, बात खत्म। इतना सिंपल है, ये भी अगर गलत कर दिया ना तो भाई छोड़ देना तुम तैयारी, ठीक है? विभज्योतक कोशिकाओं के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखो, कोशिकाओं में वृद्धि व विभाजन की क्षमता होती है। सही बात है। विभज्योतक क्या होता है? जो विभाजन कर सके वही तो होता है ना विभज्योतक। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, ये सही है। प्राथमिक विभज्योतक पौधे के जीवन के प्रारंभिक चरण में प्रकट होता है। ये भी सही है। हम पढ़ते हैं ना कि प्राक विभज्योतक होता है, प्रोमेरिस्टेम होता है, वो लिखा हुआ है जो जो पौधा जब शुरू में बनता है ना तब होता है, ठीक है? उसके बाद कक्षीय कलिकाएँ मूल के शीर्ष से विभज्योतक की कोशिकाओं के पीछे रहे। अब देखो, कक्षीय कलिकाएँ तुम पढ़ते हो तो कक्षीय कलिकाएँ मूल से निकलती क्या? वो तो तने से निकलती है ना, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ये पत्ती होगी, ठीक है? ये कक्षीय कलिकाएँ तो यहाँ से निकलती है, तो मूल कहाँ गया? ये तो प्ररोह से निकलेगी, तो यहाँ मूल गलत हो गया। क्या आएगा? प्ररोह, शूट, ठीक है? शूट अपेक्स समझ लेना वो बहुत छोटा है, मार्कर बड़ा मोटा हो रहा है तो, ठीक है? शूट अपेक्स कक्षीय कलिकाएँ मूल से नहीं निकलती, प्ररोह से निकलती है, तो ये गलत हो गया। पूछा क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत हो गया, तो 1 और 2 सही है, ठीक है? देखो, ऐसे याद करना है, एक छोटा-सा शब्द भी समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें कि कहाँ पर क्या शब्द गलत लिखा हुआ है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता पेरेन्काइमा में नहीं पाई जाती है? अब पेरेन्काइमा सब जगह पाया जाता है और पेरेन्काइमा से याद पेरेन्काइमा को तो ढंग से रट लेना है, इसमें से हर बारी क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, ठीक है? यह अंगों के भीतर प्रमुख घटक बनाता है, सही बात है, हम देखते हैं ना जड़ में, पत्ती में, तने में, हर जगह तो पेरेन्काइमा भरा पड़ा है, तो ये बात सही है, ठीक है? दूसरा, उनकी भित्ति मोटी होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो यार, पेरेन्काइमा की भित्ति अगर पड़ी है तो सेल्यूलोज की तो बनी होती है, लेकिन मोटी नहीं होती, पतली होती है। मोटी भित्ति तो क्या होता है? यांत्रिक सहारा वगैरह देने के लिए होती है, तो मोटी नहीं होती है। क्या करता है? भोजन संचय करता है, तो उसकी भित्ति पतली चल जाती है, ठीक है? वे या तो एक दूसरे से घनिष्ठ, तो पूछ क्या रहा है? पेरेन्काइमा में नहीं पाई जाती, तो पहले पाई कौन-कौन सी जाती है? ये पाई जाती है, बी वाली नहीं पाई जाती, ठीक है? अच्छा, एक ही ऑप्शन है तो बी सही हो गया। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन देखो, वे या तो एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सटे हुए हो सकते हैं या उनमें अंतरकोशिकीय स्थान हो सकता है, ये सही है। देखो, पेरेन्काइमा हम जब पढ़ते हैं तो उसके अलग-अलग सॉरी हुँ, अलग-अलग भाग पड़ता है, जैसे क्लोरेन्काइमा हो गया, एरेन्काइमा हो गया, तो उनमें क्या हो गया? अवकाश चौड़े-चौड़े हो गए। क्लोरेन्काइमा जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, उसमें हम छोटे हैं, तो यहाँ पर देखो ये बात भी सही है कि अवकाश या तो थोड़े हो सकते हैं या बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बड़े जैसे एरेन्काइमा में होता है। ठीक है? उसके बाद पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण में मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं क्लोरेन्काइमा काम आता है। संचय और स्राव जैसे विभिन्न कार्य करता है, तो ये भी बात सही है। तो ये सही है, सी भी सही है और ए भी सही है, तो गलत कौन-सा हो गया? बी और हमने ऑप्शन पहले ही टिक कर दिया था। ठीक है, अब देखो यार, निम्न ऊतकों में से निम्न ऊतकों में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएँ पाई जाती है, जिनकी भित्तियाँ मोटी और लिग्निन युक्त होती है? अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया ना मृत कोशिका, इतने में ही समझ जाना चाहिए कि स्क्लेरेन्काइमा होगा। एकमात्र ही तो ऊतक है यार जो मृत पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? लिग्निन का जमाव हो जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं है। अगर ये क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है, ठीक है ना? अभी देखो, लंबी पतली बेलनाकार कोशिकाओं से बनी होती है, जिनमें घना कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता है? ठीक है, पूछेगा ये। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है, याद है हमें। खाद्य सामग्री और रेजिन जैसे अन्य पदार्थों का भंडारण करता है। उपयुक्त लक्षण फ्लोएम के किस भाग से संबंधित? तो अभी पढ़ा है हमने सॉरी
फ्लोएम पैरेन्काइमा हर जगह आ जाता है, ठीक है? तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। सेल्यूलोज से बनी होती है और भोजन संचय भी करता है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। चार्ली ने लिखा है सहचर कोशिका, फ्लोएम तंतु सब याद होना चाहिए। मैं नहीं बताऊँगा, ये कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है? अब देखो, द्वार कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? द्वार कोशिकाएँ, पहले तो ये पता होना चाहिए द्वार कोशिकाएँ कहाँ होती है? स्टोमेटा होती है, रंध्र होती है, उसके बाहर होती है द्वार कोशिकाएँ, ठीक है। एकबीजपत्री पौधों में इनका आकार डंबलाकार होता है, ये सही बात है। एकबीजपत्री में इनका आकार कैसा होता है? ऐसा होता है, ये देखो, ये, ठीक है। ऐसे ही होता है ना डंबल, डंबल 2 किलो, 5 किलो। ठीक है, डंबलाकार होते हैं, ये बात सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। दूसरा, द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली होती है, जबकि भीतरी भित्ति अत्यधिक मोटी होती है। देखो, ये बात तुम्हें पता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आंतरिक भित्ति मोटी होती है क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है, और जब रंध्र खुलते हैं, खुलते कैसे हैं? जब उनमें पानी भर जाता है, वो कोशिका फूल जाती है, फूलने के बाद रंध्र खुलते हैं, तो फूलेगी कैसे? जब बाहर की भित्ति जो पतली है ना, वो फैल जाएगी, पतली भित्ति फैलेगी, मोटी नहीं फैलेगी, इसीलिए बाहर की भित्ति पतली होती है और अंदर वाली मोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, अब से याद रख लेना, ठीक है। वेनन्द्रीय छिद्र विनिमय में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। अब देखो, मोस्टली बच्चे यही टिक कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रंध्र तो वाष्पोत्सर्जन में काम आते हैं, पानी को बाहर निकालने में काम आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, रंध्र क्या है? पानी हो या गैस निकलेंगे तो स्टोमेटा में से ही ना, पानी हो या गैस निकलेंगे तो स्टोमेटा में से ही है। तो वे रंध्रीय छिद्र और विनिमय में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, निभाते हैं द्वार कोशिकाएं, रंध्रों को खोलेगी और बंद करेगी। तो ये भी गलत हो गया, ये इसने नहीं बोल दिया, तो ये ही गलत है, ठीक है। पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, द्विबीजपत्री पौधों में इनका आकार सेम के आकार के जैसा होता है। हाँ, ये भी याद रखना। देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बीजपत्री में कौन सा होता है, द्विबीजपत्री में कौन सा होता है। तो यहाँ याद रखना, एक ट्रिक है, सेम टू सेम, सेम टू सेम हम बोलते हैं ना सबको, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ठीक है। तो सेम जैसा काय में, द्विबीजपत्री में, याद रख लेना, छोटी सी ट्रिक है। और बचा हुआ कौन सा? डंबलाकार एक बीजपत्री में, ठीक है। ग्राउंड ऊतक में अभाव होता है। अब पहले तो समझो ग्राउंड ऊतक क्या होता है। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को ढंग से पढ़ते ही नहीं है ना, इनको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? समझ ही नहीं आता। अब देखो, तुमने एनसीईआरटी में डायग्राम देखे होंगे, ऐसे ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। रुको एक सेकंड, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। या फिर हम जब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, किसी ने पढ़ाया होगा, तुम्हें कोई से भी टीचर ने पढ़ाया होगा, सब ये स्ट्रक्चर पढ़ाता है। इनमें देखो, ये जो बाहरी बार है ना, ये क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। क्या होती है? एपिडर्मिस, ठीक है। और ये जो मैंने सर्किल बनाया ना, सर्किल के अंदर क्या पाए जाते हैं? जाइलम, फ्लोएम, ये सब पाए जाते हैं ना। इनको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। इनको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं हम? वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। तो अब देखो, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, देखो, बाहर क्या खत्म होगी? एपिडर्मिस बाहर खत्म होगी, और इधर अंदर क्या गया? वेस्कुलर बंडल। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? ग्राउंड टिश्यू। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आया कोर्टेक्स हो गया, या फिर हाइपोडर्मिस होगी, ये सब किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। अब पूछा क्या है, ग्राउंड टिश्यू में किसका अभाव होता है? एपिडर्मल ऊतक बाहरी बार होता है, इसको हम काउंट नहीं करते। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल का पार्ट है, ठीक है। तो ए और बी और सी तीनों का अभाव होता है, और ऑप्शन क्या हो गया? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अभी देखो, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। मूल रोम एक कोशिकीय होता है, सही बात है। तना रोम बहुकोशिकीय होता है, ये भी सही बात है, ये दोनों सही है, ठीक है। त्वचा रोम जल हानि का कारण, ये गलत हो गया। इधर समझो, जो त्वचा पे जो रोम होते हैं ना, वो जल हानि का कारण नहीं होते हैं, जल हानि को रोकते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। त्वचा पर जो रोम पाए जाते हैं, जो डर्मेटाइट्स होता है, वो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। तो ये गलत हो गया, ठीक है। आंसर क्या है? बेमेल जोड़ी यही है। द्वार कोशिकाओं की प्रक्रिया का विनिमय, रंध्र खुलने और बंद होने, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी आगे चलो, एपिडर्मल उपांगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर गलत पूछ रहा है। मूल रोम कोशिकाओं के बहुकोशिकीय विस्तार है। अभी देखो, अभी जस्ट पढ़ा है, मूल रोम तो एक कोशिका है ना, मूल रोम तो एक कोशिका है। अगर तुमने पेपर को दिमाग लगा के सोल्व किया है ना, तो सॉरी, दिमाग लगाकर सोल्व किया है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेशन में है, ठीक है ना, वहां से भी पेपर सोल्व हो जाता है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आएगा, ये तो एक ही टॉपिक है ना, इसलिए जुड़ गए, पेपर में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है।
मूल रोम कोशिकाओं के बहुकोशिकीय विस्तार है, बहुकोशिकीय ये तो गलत हो गया, ठीक है। ट्राइकोम एक कोशिकीय होते हैं, अब देखो ट्राइकोम यही तो है ना, क्या बोलते हैं तनारोम, इनको ही ट्राइकोम बोलते हैं। तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, इसने उल्टा दे दिया, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जलहानि को रोकते हैं, ठीक है। ये गलत हो गया। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं और मिट्टी से पानी और खनिजों का अवशोषण करते हैं, ये बात सही है। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं जो मिट्टी से खनिज और जल का अवशोषण करते हैं। पहला ही क्वेश्चन यही था मूल रोमों का, ठीक है। तो ये कथन सही हो गया। ट्राइकोम बहुकोशिकीय होते हैं और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को रोकने में मदद करते हैं, ये भी सही है। तो तीसरा और फोर्थ सही है, तीसरा और फोर्थ सही है, एक सही है। अच्छा सत्य नहीं है पूछ रहा है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो पहला और दूसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा गलत हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल हानि की रोकथाम के लिए मदद नहीं करता है, मदद नहीं करता है के लिए पहले मदद कौन करता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। द्वार कोशिकाएं मदद मदद करती है, क्यों? क्योंकि रंध्रों को खुलने बंद बंद होने में यही भूमिका निभाती है, अभी बता दिया मैंने 3 बार। क्यूटिकल, क्यूटिकल देखो क्यूटिकल क्या होती है, जो पौधे होते हैं ना पौधे, जैसे क्या बताऊं मैं, वैक्स होती है ना, वैक्स मोम की जो परत होती है ना, वो क्या है लाइक क्यूटिकल है। ये क्या करती है, जल रोधी होती है, जल को आर पार नहीं जाने देती, तो ये भी एक तरीके से बचत करती है जल को बाहर नहीं जाने में, ठीक है। तीसरा ट्राइकोम अभी पढ़ा है, अभी इसी क्वेश्चन में पढ़ा है ट्राइकोम, याद हो तो सही कर देते, है ना। तो पहला द्वार कोशिका काम आती है, क्यूटिकल भी काम आती है, ट्राइकोम भी काम आते हैं, सहायक कोशिका काम नहीं आती। अब देखो यार, गार्ड ये जो द्वार कोशिका होती है ना, इनके बाहर होती है सहायक कोशिका। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आती है, लेकिन इन तीनों से तो इन तीनों के कंपैरिजन में तो बहुत कम काम में आती है। तो आंसर क्या हो गया? द्वार कोशिका। अभी देखो, संयुक्त संवहनी बंडलों में कौन सा पूछ रहा है? संयुक्त संवहन, पहले बात तो संवहन मंडल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, अरीय और संयुक्त। फिर संयुक्त के भी आगे 2 टाइप होते हैं, कौन से? ओपन और क्लोज। अब देखो क्या पूछ रहा है। फ्लोएम आमतौर पर जाइलम की केवल बाहरी तरफ पाया जाता है, सही बात है। जो संवहन बंडल होते हैं ना, संवहन बंडल होते हैं ना, उनमें जैसे मान लो ये यहाँ पर जाइलम जाइलम है, ये रेड वाला जाइलम जाइलम, ठीक है। ये रेड वाला जाइलम जाइलम है, तो यहाँ पर ये बाहर बाहर फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर कंडीशन में, ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट यही होता है कि जाइलम अंदर पाया जाता है, फ्लोएम बाहर पाया जाता है। तो पूछ क्या रहा है? बंडल, फ्लोएम आमतौर पर जाइलम के केवल बाहरी तरफ पाया जाता है, सही बात है, ठीक है। दूसरा, इसमें पूछा ही नहीं, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, सही अच्छा विशेषता पूछ रहा है तो सही यही विशेषता होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। सवर्णी कैम्बियम हमेशा अनुपस्थित होती है, देखो हमेशा अनुपस्थित नहीं होंगे। मैंने अभी बोला है क्या, वेस्कुलर बंडल 2 टाइप के होते हैं, कैम्बियम के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। क्या? जब कैम्बियम प्रेजेंट रहेगी ना तो कौन सा होता है? ओपन, ओपन, ठीक है। और जब कैम्बियम नहीं रहेगी ना तो वो कौन सा है? क्लोज, ठीक है। इसमें क्या है? एब्सेंट है कैम्बियम और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ जाएगी तो ओपन टाइप के होंगे और कैम्बियम एब्सेंट रहेगी तो क्लोज टाइप के रहेंगे, ठीक है। फ्लोएम आमतौर पर जाइलम के केवल भीतरी भाग पर होता है, ये तो सरासर ही गलत है, पहला वाला हमने सही कर दिया, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं के अनुदिश एकांतरित तरीके से व्यवस्थित होते हैं, होते तो हैं, लेकिन संयुक्त संवहनी बंडलों में नहीं होते। ये किसकी विशेषता है? अरीय, अरीय की, ठीक है। तो यहाँ पर संयुक्त पूछ रहा है तो आंसर कौन सा हो गया? ए, ठीक है। आगे चलो, एक सेकेंड, बहुत लंबी हो जानी है ये वीडियो, ठीक है। 68 स्लाइड है, लेकिन आराम से हर एक क्वेश्चन देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ज्यादा जल्दी हो तो 1.5x पे देख लो, आ जाएगी मेरी आवाज समझ में। जाइलम और फ्लोएम की अलग अलग त्रिज्या पर व्यवस्थित व्यवस्था किसके संवहनीय बंडल में पाई जाती है? ठीक है। जाइलम और फ्लोएम की अलग अलग त्रिज्या पर व्यवस्था, तो अभी मैंने बताया कौन सा टाइप है, ये रेडियल है, अरीय टाइप है। क्या है? अरीय। अब देखो, अरीय टाइप के जो संवहन तूल होते हैं ना, वो केवल जड़ में पाया जाता है। अब जड़ कौन सी? वो एक बीजपत्री की जड़ हो या द्विबीजपत्री की जड़ हो, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पाया जाता है? एक बीजपत्री मूल, ये सही है, ठीक है। तने में नहीं पाया जाता, पत्ती में भी नहीं पाए जाएंगे द्विबीजपत्री मूल, तो 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलो। कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित होती है उन्हें कहा जाता है,
ठीक है। अब देखो अगर इधर से करते ना, अगर ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, इधर से भी हो जाता। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में देखो, अभी मैंने बताया पेरेंकाइमा बहुत पाया जाता है, तो पेरेंकाइमा अगर पता भी हो तो यहाँ अटक जाते हैं। लेकिन मुझे तो सारे ऑप्शन बताने हैं, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले देखो। एपिब्लेमा क्या होता है? एपिब्लेमा क्या होता है? जड़ में जो एपिडर्मिस होती है ना, क्या जड़ 1 सेकंड क्या हो गया? अच्छा स्लाइड भूली। हाँ, क्वेश्चन कहाँ गया? देखो, जड़ में जो एपिडर्मिस होती है ना, क्या? जड़ की एपिडर्मिस, उसको क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा बोलते हैं। तो एपिडर्मिस तो बहुत बाहर होते हैं, जाइलम फिलम के बीच में है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, कैस्पेरियन पट्टिका, कैस्पेरियन स्ट्रिप भी आपने पढ़ी हुई है, एक बीजपत्री पौधों में जो जल क्या बोलते हैं, जलरोधक पट्टी होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहलाती है। ठीक है, ये हाइपोडर्मिस में होती है, ये भी नहीं है। ठीक है, अभी देखो कैम्बियम संयोजी ऊतक, पेरेन्काइमा। अब देखो यहाँ कैम्बियम भी हो सकता था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ज्यादातर कंडीशन में कैम्बियम पाया जाता है और सबको पता है कैम्बियम पाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना है, इसमें स्पेशलाइज नहीं किया है कि ये डाइकोट की बात कर रहा है, मोनोकोट की बात कर रहा है। देखो कैम्बियम मोनोकोट में तो होती ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में पाई नहीं जाती, तो वहां पर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कैम्बियम डाइकोट में भी स्टार्टिंग में जब छोटे थे तभी वो थोड़ी हो जाती है, बाद में होती है जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो आंसर क्या होगा, संयोजी ऊतक और पेरेन्काइमेटिक। ठीक है, आ गया समझ में कैम्बियम क्यों नहीं है और संयोजी ऊतक क्यों है। ठीक है, आगे चलो। अभी यहीं से कर देते अगर समझ में आ जाता तो। पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित होती है, संयोजी ऊतक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सवर्णीय बंडल की आदि दारू बहुवार की स्थिति द्विबीजपत्री मूल में सामान्य होती है। अब पता ही नहीं है बच्चों को ये बहुवार क्या होता है, पोलियार क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है पोलियार्क, मैं बताता हूँ। संवहनीय बंडल की अधिदारू स्थिति द्विबीजपत्री मूल में सामान्य होती है। अब देखो द्विबीजपत्री जो मूल होती है ना, इनमें से तुम डायग्राम देख के बता सकते हो कि कौन सा मोनोकोट है, कौन सा डाइकोट है? नहीं ना? या बहुत सारे बच्चे बता भी सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे देखते हैं। जैसे ये है पोलियार्क। पोलियार्क कंडीशन मोनोकोट की विशेषता है। क्या? पोलियार्क कंडीशन मोनोकोट की विशेषता है, डाइकोट की नहीं है। डाइकोट की विशेषता क्या है? डाइआर्क या टेट्रार्क। ठीक है, अब क्या होता है ये क्या होता है, ये जाइलम की संख्या है, जाइलम की संख्या है। इधर देखो, ये जो लाल-लाल दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये लाल-लाल दिख रहे हैं ना ये लाल-लाल, ठीक है, ये क्या है? ये जाइलम है और इनको ही क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो जो मोनोकोट होता है ना, मोनोकोट में ये 6 के समथिंग पाए जाते हैं, तो उसको हेक्सार्क या पॉलीआर्क बोलते हैं। हेक्सार्क या पॉलीआर्क बोलते हैं, तो ये किसका डायग्राम हो गया? मोनोकोट। ठीक है? और जो डाइकोट होते हैं ना, उनमें इनकी संख्या 2 से 4 तक होते हैं। उनमें इनकी संख्या 2 से 4 तक होती है। ये देखो 1, 2, 3, 4, तो ये कौन-सा है? डाइकोट। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? पेरेन्काइमा कोशिकाएँ जो जाइलम फ्लोएम के बीच स्थित होती है, उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। ये तो सही है। सवर्णीय बंडल में आदिदारू बहुवार की स्थिति द्विबीजपत्री मूल में सामान्य होती है। नहीं होती। द्विबीजपत्री में कौन-सी होती है? द्विबीजपत्री में डाई ये होती है, क्या बोलते हैं? डाइआर्क या टेट्रार्क। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 दूसरा गलत है। कथन 1 और कथन सी ऑप्शन। ठीक है, अभी समझो। बड़ी तथा सुविकसित मज्जा इनमें नहीं पाई जाती है। अब नहीं पाई जाती का मतलब पहले पाई किसमें जाती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी और सुविकसित मज्जा इधर देखो किसमें पाई जाती है? एक तो पाई जाती है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री तने में पाई जाती है। ठीक है, और एक एक बीजपत्री मूल में पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? प्रेजेंट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये आते हुए भी गलत करवाते हैं। इनमें क्या है, अलग से लिख लिया करो पहले कि द्विबीजपत्री तने में पाई जाती है, एकबीजपत्री मूल में पाए जाते हैं। अब किस में नहीं पाए जाते, तो इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या है? जहां पर भी एक बीजपत्री तना है, एक बीजपत्री तना इसमें है, लेकिन एक बीजपत्री मूल है, इसमें नहीं पाए जाते। एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री मूल, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। ऐसा लिख कर सोल्व करोगे तो कम चांस हो जाता है क्वेश्चन को गलत होने का। एक सेकेंड।
ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने के बारे में सही कथन चुनिए। वापस से पूछ रहा है मोनोकोट और डाइकोट के बारे में सही कथन। एक बीजपत्री तने में स्क्लेरेंकाइमेटिक हाइपोडर्मिस होता है और द्विबीजपत्री तने में कोलेनकाइमेट्स का हाइपोडर्मिस होता है। अगर तुमने तना पढ़ा है ना, कोई सा भी मास्टर हो गया, सबसे पहली एक ही बात होती है। तने में पढ़नी एक चीज होती है ना, हाइपोडर्मिस। किसमें? द्विबीजपत्री में स्क्लेरेंकाइमा की होती है और एक बीजपत्री में कोलेनकाइमा की, सॉरी, द्विबीजपत्री में स्क्लेरेंकाइमा की होती है और एक बीजपत्री में कोलेनकाइमा की होती है। क्यों होती है? देखो, द्विबीजपत्री में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। द्विबीजपत्री में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? क्या बोलते हैं? स्थूल कोणोत्तक। ठीक है? स्थूल कोणोत्तक का बना होता है, क्योंकि बाद में मजबूती तो बाद में आ जाएगी। और मोनोकोट में, सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, कोलेनकाइमा होता है स्थूल कोणोत्तक और स्क्लेरेंकाइमा होता है दृढ़ोत्तक। ठीक है? इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं खुद ही, लेकिन याद रखना। तो क्या होता है? द्विबीजपत्री में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब उनमें मजबूती के लिए तो बाद में आ जाता है ना, इसलिए पहले दुर्बल। दुर्बल क्या मतलब? मृत नहीं होता है, बाद में कोशिका विभाजन होता है, इसलिए जीवित होता है। और एक बीजपत्री में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, इसलिए सेल्स पहले ही मर जाती है। और स्क्लेरेंकाइमा मतलब दृढ़ोत्तक का होता है। ठीक है? सही कथन चुनिए, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। बाकी क्या दे रखा है? द्विबीजपत्री में बिखरे हुए संवहनी बंडल पाए जाते हैं। एक बीजपत्री में संवहन बंडल वलय की व्यवस्था होती है। उल्टा दे दिया, उल्टा। एक बीजपत्री में बिखरे हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं और द्विबीजपत्री में वलय में होते हैं। इधर देखो, क्या? नहीं, वो डायग्राम मैंने लिया ही नहीं है। संवहनी मंडल द्विबीजपत्री में संयुक्त और बंद होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में संयुक्त और खुले होते हैं। ये भी उल्टा दे दिया। अभी मैंने बताया ना, जो कैम्बियम पाई जाती है, कैम्बियम किसमें पाई जाती है? जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? द्विबीजपत्री में। इसमें बंद बता दिया, लेकिन ओपन होते हैं, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होती है, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखो, फ्लोएम पेरेन्काइमा दोनों में मौजूद होता है। नहीं, मोनोकोट में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। ठीक है? अभी देखो, द्विबीजपत्री पत्ती को समद्विपार्श्विक पत्ती भी कहा जाता है। द्विबीजपत्री पत्ती को समद्विपार्श्विक पत्ती भी कहा जाता है। पहली बात तो ये टर्म है कि समद्विपार्श्विक, ये क्या होता है? ठीक है? दूसरा, एक बीज पत्ती को पृष्ठाधार पत्ती भी कहा जाता है। एक बीज पत्ती को पृष्ठाधार पत्ती भी कहा जाता है। अब देखो, समद्विपार्श्विक मतलब क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल मतलब, देखो, पत्ती की जो लेयर होती है ना, पत्ती की जो लेयर होती है वो ऊपरी और निचली, यहाँ एक फोटो लिया है मैंने, देखो, ये निचली लेयर है। ठीक है? नीचे वाली है और ये ऊपर वाली है। तो जो पत्तियों में नीचे की और ऊपर की दोनों लेयर समान होती है, उनको क्या बोलते हैं? पार्श्विक या आइसोबाइलेटरल। ठीक है? लेकिन यहाँ देखो, द्विबीजपत्री, अब ये मैंने डाइकोट का ही तो पत्ता लिया है। ठीक है? डाइकोट में तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है, ऊपर और नीचे अलग अलग है। तो ये किसकी विशेषता है? ये मोनोकोट की विशेषता है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो, एक बीजपत्री को पृष्ठाधार पत्ती भी कहा जाता है। एक बीजपत्री, अब जिसमें, देखो, यहाँ मैंने डाइकोट प्लांट लिया है, इसमें ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये ऊपर रहता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। और जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट कम और स्टोमेटा ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जल जल को वाष्पोत्सर्जन करते हैं। अगर ऊपर स्टोमेटा पाए जाएंगे तो बहुत ज्यादा जल की हानि होगी। मतलब ये दोनों लेयर, ऊपर की और नीचे की, अलग अलग है। तो जिसमें अलग अलग लेयर होती है, उसको बोलते हैं पृष्ठाधार पट्टी, इसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल। तो ये भी उल्टा दिया हुआ है, ये डाइकोट में होता है। ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। ठीक है? एक बीजपत्री पत्ती पर रंध्र उपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री पत्ती पर रंध्र उपस्थित होते हैं। एडेशियल, एबेक्सियल, पेलिसेड पेरेन्काइमा, ए और बी दोनों। अब देखो, एडेशियल क्या होता है, एबेक्सियल क्या होता है, इधर समझो। अभी ये मैंने पत्ती ली है, अभी मैंने बताया पत्ती की एक लेयर ऊपर वाली होती है, एक लेयर नीचे वाली होती है। अब देखो, ऊपर वाली लेयर में भी, जैसे अभी तक तुम लोगों ने तना पढ़ा है, जड़ पढ़ा है, इसका एक बाहरी आवरण होता है। जैसे ये तना है, इसका बाहरी बाहरी आवरण होता है, आंतरिक आवरण अपन को दिखता नहीं है। लेकिन पत्ती में क्या होता है? पत्ती में ऊपरा सिरा भी बाहर होता है, निचला वाला भी बाहर होता है। तो दोनों में क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस पाई जाती है। दोनों के बाहर क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस पाई जाती है। तो जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है ना, ये जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है ना, इसको क्या बोलते हैं? एडेशियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडेशियल। और जो नीचे वाली है ना, नीचे वाली, इसको क्या बोलते हैं? अबेशियल। ऊपर वाली एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? एडेशियल। नीचे वाले में क्या बोलते हैं? अबेशियल। अब देखो,
ये जो मोनोकोट की पत्ती है, वो दोनों लेयर ऊपर और नीचे से समान होती है, समद्विपार्श्विक होती है, तो वहाँ पर स्टोमेटा भी क्या पाए जाएँगे, दोनों समान पाए जाएँगे। तो देखो रंध्र होते हैं, एडेशियल भी होते हैं, अबेक्सियल भी होते हैं, ठीक है? तो डी और ए और बी दोनों सही है। पहली शेड पेरेन्काइमा, देखो मोनोकोट में तो जो पेरेन्काइमा होता है ना, वो डिवाइडेड ही नहीं होता है, मतलब पहली शेड में और स्पंज टिश्यू में, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा मोनोकोट में। तो पहला क्या हो जाएगा, ए और बी, ठीक है? बसंत दारू की तुलना में शरद दारू होता है। अब बसंत दारू स्प्रिंग वुड और शरद दारू ऑटम वुड क्या होता है, ठीक है? इधर समझो। जब पौधों में अनुकूल कंडीशन आती है ना, अनुकूल कंडीशन जैसे बसंत आ गया, बहुत पानी बरस गया, पौधों को खूब जल उपलब्ध है, तो उसमें क्या करता है, जाइलम जो है ना, जाइलम वो विकसित होता है, बहुत तेजी से विकसित होता है और चौड़ी-चौड़ी गुहा बना लेता है। चौड़ी-चौड़ी गुहा मतलब ज़्यादा जल ऊपर लेने के लिए, क्योंकि खूब सारा जल उसको मिल रहा है, ठीक है? तो इसमें यही पूछ रहा है, क्या होगा? अधिक संख्या में जाइलम तत्व चौड़ी हाँ, अधिक संख्या में जाइलम तत्व होगा चौड़ी वाहिकाओं के साथ, ठीक है? अधिक जाइलम तत्व पतली वाहिकाओं के साथ, नहीं वाहिका चौड़ी रहेगी। कुछ जाइलम तत्व चौड़ी वाहिकाओं के साथ, कुछ जाइलम तत्व संकरी वाहिकाओं के साथ, अधिक जाइलम तत्व चौड़ी वाहिकाओं के साथ। 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30। देखो, क्वेश्चन ही मैंने गलत मैं सोच रहा हूँ इसमें ये कैसे हो गया? अभी देखो, बसंत दारू की तुलना में शरद दारू में होता है। पूछ किसका रहा है? ये शरद दारू का पूछ रहा है। मतलब जब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी, प्रतिकूल कंडीशन रहेगी। तो अनुकूल कंडीशन में क्या होता है? अधिक संख्या में जाइलम और चौड़ी वाहिका, ये तो अनुकूल कंडीशन में होता है, बसंत दारू में होता है। ठीक है? यहाँ पर पूछा क्या है? शरद दारू में। तो शरद दारू में आंसर क्या हो जाएगा? कुछ जाइलम तत्व और सक्रिय वाहिका, क्योंकि जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, तो जाइलम धीरे-धीरे विभाजन करेगा और जो वाहिका है, वो सक्रिय रहेगी। ठीक है? ऐसे तुम भी जल्दीबाजी में आंसर गलत मत करना। मेरे आंसर मैं गलत कर दूँगा, पैनल पर कोई भी कमेंट करके सही करवा देगा, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है? आगे चलो। निम्न विकल्पों में से कौन-सा सही रूप पेरिडर्म के विभिन्न ऊतकों के क्रम को दिखाता है, जो परिधि से प्रारंभ होते हैं? अब देखो, क्या बोल रहा है ये? निम्न विकल्पों में से कौन-सा पेरिडर्म, अब यहाँ एक टर्म समझो, पेरिडर्म एक्चुअल में होता क्या है? देखो, जब आप पढ़ते हो ना, पार्ट्स जब पढ़ते हो, तो उसमें एक पार्ट आता है कोर्टेक्स, ठीक है? कोर्टेक्स सबने पढ़ा होगा। कोर्टेक्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तो ये क्या करता है? विभाजन करता है। विभाजन करके ये बनाता है क्या? कोर्क कैम्बियम, ठीक है? कोर्टेक्स जब विभाजन करेगा, तो ये क्या बनाएगा? कोर्क कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम बनाएगा। अब इसमें देखो, कोर्क कैम्बियम भी बाद में विभाजन करेगा, तो ये दोनों साइड, जैसे कोर्टेक्स यहाँ बीच में होता है, इसने पहले कोर्क कैम्बियम बना ली। अब देखो, कोर्क कैम्बियम इस साइड भी बन गई, इस साइड भी बन गई। तो ये जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली कैसे? इधर वेस्कुलर बंडल है और इधर एपिडर्मिस है, तो जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली साइड में भी ये विभाजन करेगा, ठीक है? और इधर ये जो बाहर वाली साइड है ना, इसमें भी विभाजन करेगा। तो ये जो बाहर वाली साइड में विभाजन करके जो बना ना, उसको तो बोलते हैं क्या? कोर्क। और अंदर वाली साइड में जो विभाजन करके बना ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी कोर्टेक्स। अब देखो, इनके ही अलग-अलग नाम है। जो कोर कैम्बियम होता है ना, ये क्या है? जनक जनक है एक, तो याद रखना, कोर कैम्बियम को क्या बोलते हैं? फेलोजन। कोर कैम्बियम को क्या बोलते हैं? फेलोजन। ऐसे ही याद रखना, ये थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे वर्ड्स पकड़ लिया करो, जिनको देख के तुम्हें याद हो जाए कि क्या है, ठीक है? तो ये फेलोजन हो गया। अब इधर देखो, कोर को क्या बोलते हैं? कोर को बोलते हैं फेलम, ठीक है? और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? फेलोडर्म, इसको क्या बोलते हैं? फेलोडर्म, ठीक है? अब देखो, ये जो तीनों हो गए ना, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? इन तीनों को कंबाइंड रूप से बोलते हैं क्या? पेरिडर्म।
क्या बोला मैंने दोबारा समझ लो। जो कोर्टेक्स होता है ना कोर्टेक्स, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे विभाजन शुरू होते हैं। विभाजन होते ही वो बनाएगा कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम फिर से विभाजन करती है और वो अपने बाहर की साइड तो बनाती है क्या कॉर्क जिसको बोलते हैं हम फैलम, और अंदर की साइड बनाती है क्या सेकेंडरी कोर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं फैलोडर्म। इन तीनों को कंबाइंड रूप से किसको फेलोजन और फैलोडर्म को क्या बोलते हैं पेरिडर्म, ठीक है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, पेरिडर्म के विभिन्न ऊतकों का क्रम है। परिधि, ठीक है, जो परिधि से प्रारंभ होते हैं। इधर देखो क्या होता है, परिधि बाहर होगी तो फैलम फेलोडम और सॉरी फेलम फेलोजन और फेलोडम, ठीक है ना। फेलोजम, फेलोजन से याद रखना, बीच में जो बना है ना फेलोजन है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? ये वही क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने समझा दिया, वहीं से हो जाएगा, ठीक है। कोर को अन्यथा फेलम कहा जाता है, सही बात है, कोर को फेलम कहते हैं, ठीक है। कोर कैम्बियम को फेलोजन भी कहा था, ये भी कहते हैं, ये भी बता दिया मैंने। द्वितीयक वल्कुट सेकंडरी कोर्टेक्स को अन्यथा पेरिडर्म कहा जाता है। पेरिडर्म तो तीनों की लेयर को बोलते हैं, पेरिडर्म तो तीनों की लेयर को बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। कोर कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को सामूहिक रूप से फेलोडर्म बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इनको पेरिडर्म बोलते हैं और इसको फेलोडर्म बोलते हैं, तो ये दोनों गलत है। तीसरा और चौथा गलत है, तीसरा और चौथा गलत है। पूछ क्या रहा है, सत्य नहीं है तीसरा और चौथा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। देखो, अब जेनेटिक्स शुरू हो गई, तो आई होप इसको मैं दूसरे पार्ट में करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं जेनेटिक्स सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब सुनो एक और बात, तुमने अभी तक जो क्वेश्चंस सोल्व किए हैं, उनमें अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी को कुछ भी परेशानी हो या किसी का अलग ऑप्शन से कुछ भी डाउट है, उसको नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। कमेंट में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।